नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से स्वर्णों का और स्वर्णों में भी खासतौर पर राजपूतों का दबदबा कायम होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना के सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, 2 या 3 बिहार को कितने डिप्टी सीएम मिलने वाले हैं। और इस 2 या 3 के खेल में सारा समीकरण, सारा गुणाभाग इस बात पर आकर टिक गया है कि 32 विधायकों वाली राजपूत लॉबी को साधा जाए या 22 विधायकों वाली भूमिहार लॉबी को मनाया जाए, या फिर इन सबसे ऊपर 35 विधायकों वाली दलित लॉबी को एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले उस नाम को अलग कर देते हैं जिस पर लगभग मोहर लग चुकी है। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से हैं, ये दोनों मिलकर लव कुश समीकरण को पूरी तरह से साध लेते हैं। ये एनडीए का कोर वोट बैंक है, इसलिए एक डिप्टी सीएम और एक सीएम, ये नाम तो बिल्कुल तय माने जा रहे हैं। लेकिन असली पेच दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर फंसा है और यहीं से शुरू होता है स्वर्ण जातियों, खासतौर पर राजपूतों की दावेदारी का खेल। इस बार के चुनाव में एनडीए के 202 विधायक जीते हैं, इनमें से 70 विधायक स्वर्ण जाति से हैं। अब इन 70 विधायकों में सबसे बड़ा हिस्सा राजपूतों का है। इस बार एनडीए के खेमे में 32 विधायक राजपूत, 22 विधायक भूमिहार, 14 विधायक ब्राह्मण और 2 विधायक कायस्थ हैं। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से राजपूतों की दावेदारी सबसे मजबूत है। ये 32 विधायक भी किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि पूरे गठबंधन से आए हैं। बीजेपी के अपने 19 विधायक राजपूत हैं, जेडीयू के 7 और चिराग पासवान की लोजपा के भी 5 विधायक राजपूत हैं। यानी ये एक ऐसा समुदाय है जिसने गठबंधन के हर साथी को वोट भी दिया है और विधायक भी जिताकर भेजे हैं। तो सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम के पद पर राजपूतों को इनाम मिलेगा? ये सवाल इसलिए पेचीदा है क्योंकि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं और यहीं पर बिहार का स्वर्ण वोटर, जिसने एनडीए को 70 विधायक जिता कर दिए हैं, अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। और इन 70 स्वर्ण विधायकों में भी 2 जातियों के बीच नंबर गेम चल रहा है। राजपूत के 32 विधायक बनाम भूमिहार के 22 विधायक। पार्टी के अंदर खाने और सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि बिहार में दूसरे डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी भूमिहारों की जगह राजपूतों की तरफ जा सकती है, क्योंकि 32 का आंकड़ा 22 पर भारी तो है ही, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है। अगर बीजेपी बिहार में एक राजपूत को डिप्टी सीएम बनाती है तो उसका सीधा संदेश पटना से लखनऊ तक जाएगा कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत राजपूत वोट बैंक के साथ खड़ी हुई है। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ को और मजबूत करने जैसा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में ये चर्चा बार बार उठी है कि राजपूत समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। बिहार में 32 राजपूत विधायकों की जीतने के बाद भी उन्हें अगर नंबर 2 का पद नहीं मिलता तो ये नाराजगी और बढ़ सकती है, जिसका असर यूपी के आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसलिए विजय सिन्हा के कद के बावजूद 32 राजपूतों का संख्या बल और यूपी कनेक्शन का दबाव, ये सब मिलकर एक राजपूत चेहरे की दावेदारी को बेहद मजबूत बना देता है। तो इसका मतलब क्या है? यह है कि भूमिहार समुदाय यानी विजय सिन्हा खेल से बाहर हो गए हैं। यहीं पर कहानी में एक और पेच आता है जो सबसे दिलचस्प है। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ये तय करते हैं कि ना राजपूतों को नाराज करना है ना भूमिहार को, तो क्या करना होगा? इसका एक रास्ता यह है कि विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाए। ये एक बहुत ही सम्मानित और बड़ा पद है। यह अमित शाह के बड़ा आदमी बनने वाले वादे को भी पूरा कर देता है और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी खाली हो जाती है। इस सूरत में सम्राट चौधरी और एक राजपूत डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सेट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मामला सेट है, तो तीसरे डिप्टी सीएम की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि इस पूरी स्वर्ण पॉलिटिक्स के शोर में एक आंकड़ा और है जो सबसे बड़ा है। भले ही एनडीए के 70 स्वर्ण विधायक हैं, लेकिन इसी एनडीए के पास 35 दलित एकमुश्त विधायक भी हैं, यानी राजपूतों के 32 के आंकड़े से भी 3 ज्यादा। इन 35 दलित विधायकों में 14 जेडीयू के, 12 बीजेपी के, 5 चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के और 4 जीतन राम मांझी की पार्टी हम के हैं। ऐसे में अगर नीतीश और बीजेपी ये तय करते हैं कि एनडीए सरकार में किसी दलित को बड़ा पद देना है, तो ये चिराग पासवान की पार्टी के लिए एक जैकपॉट होगा और यहीं से 3 डिप्टी सीएम का मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला निकलता है।
ये 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत होगा। पहला, सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने से लवकुश समीकरण सध गया। दूसरा, एक राजपूत डिप्टी सीएम बनने से 32 विधायकों का सम्मान और यूपी के ठाकुरों को भी संदेश चला गया। और तीसरा, एक दलित डिप्टी सीएम बनने से 35 दलित विधायकों को भी सम्मान मिल गया और चिराग पासवान को भी नाराजगी का मौका नहीं मिलेगा। ये एक ही झटके में स्वर्ण, ओबीसी और दलित तीनों को टॉप लेवल पर हिस्सेदारी देगा और इसका पूरा असर यूपी पर पड़ेगा। अगर चिराग की पार्टी से कोई दलित डिप्टी सीएम बनता है तो ये सिर्फ बिहार के दलितों को संदेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक और खासतौर पर मायावती के कमजोर पड़ते जातव वोट बैंक और चंद्रशेखर आजाद रावण के उभरते प्रभाव को सीधी चुनौती होगी। बीजेपी ये दिखाएगी कि असली बड़ा पद और दलितों का सम्मान एनडीए में ही है। ये तो हुई डिप्टी सीएम की बात, जहां एनडीए के पास 2 और 3 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला है जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बात करें मंत्री पदों की तो एनडीए के पास 202 विधायक हैं। संविधान के हिसाब से 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी फॉर्मूला सीधा है, हर 6 विधायक पर 1 मंत्री पद। इस हिसाब से बीजेपी को 15 से 16 मंत्री पद मिल सकते हैं, जेडीयू को 14 से 15 मंत्री पद मिल सकते हैं, लोजपा को 3 से 4 मंत्री पद मिल सकते हैं और हम और रालोमो को 1-1 मंत्री पद मिलना तय है। अब सोचिए, बीजेपी को अपने 15-16 मंत्रियों में 19 राजपूत, 12 भूमिहार और बाकी ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, ईबीसी, दलित सबको साधना है। यही हाल जेडीयू का है। यही वजह है कि डिप्टी सीएम का पद इतना अहम हो गया है। तो अंत में निष्कर्ष ये है कि बिहार की राजनीति जो कभी मंडल कमंडल के इर्द गिर्द घूमती थी, अब एक नए सोशल इंजीनियरिंग के दौर में प्रवेश कर रही है। ये सिर्फ मंत्री पद का बंटवारा नहीं है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए सर्व समाज वाले एनडीए का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।